मिड कैप कैटेगरी के दो बेहतरीन फंड, पहला एडलवाइज मिड कैप और दूसरा एचडीएफसी मिड कैप, दोनों को इस वीडियो में डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं और लॉन्ग टर्म की विजन के साथ हमारे लिए कौन सा फंड बेहतरीन हो सकता है इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप इसी प्रकार के वीडियोज में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिनोबिट के दूसरे ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल व्यूबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिड कैप कैटेगरी में अगर पिछले एक साल के रिटर्न के हिसाब से मैं फंड को अरेंज करता हूं तो एडलवाइज दूसरे नंबर पर आता है रिटर्न के मामले में। वहीं पर थोड़ा सा टाइम होराइजन को मैं बढ़ा देता हूं, 3 साल सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो एचडीएफसी का मिड कैप फंड है वो टॉप 3 में शामिल है और एडलवाइज चौथे नंबर पर आ रहा है, यानी टॉप 5 में एडलवाइज और मिड कैप दोनों यहाँ पर शामिल हैं। टाइम होराइजन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और अब मैं चलता हूँ पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो पिछले 5 साल में परफॉर्मेंस के हिसाब से एडलवाइज जो है रिटर्न के मामले में टॉप 3 में शामिल है, तीसरे नंबर पर ये आता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी मिड कैप की तो ये 7वें नंबर पर आता है। लेकिन जब भी बात आएगी एवीएम की, एवीएम से हमें पता चलता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि कौन से फंड में सबसे ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एवीएम वाइज अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका एवीएम सबसे ज़्यादा है, लगभग 77,500 करोड़ का है। तो आज के इस वीडियो में एचडीएफसी और एडलवाइज को डिटेल में कंपेयर करने जा रहे हैं। पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। तो एडलवाइज मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप, अगर पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो जो ग्रीन वाली लाइन देख पा रहे हैं वो एडलवाइज का है और जो ब्लू वाली लाइन देख पा रहे हैं वो एचडीएफसी मिड कैप का है। तो एक साल के रिकॉर्ड के हिसाब से जो एडलवाइज है उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। वहीं पर टाइम होराइजन को बढ़ा देते हैं, 3 साल सेलेक्ट करते हैं तो 3 साल में आप देख रहे होंगे ब्लू वाली लाइन ऊपर आ गई है, यानी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है एडलवाइज की तुलना में। वहीं पर मैं 5 साल का परफॉर्मेंस यहाँ पर चेक करूँ तो 5 साल के परफॉर्मेंस में फिर से आप देख पा रहे होंगे एचडीएफसी जो है वो थोड़ा सा पिछड़ जाता है एडलवाइज से। और अगर ग्राफ में आप देखेंगे तो कुछ समय के लिए देखिए ग्रीन वाली लाइन ऊपर दिखेगी और कुछ समय के लिए देखिए ब्लू वाली लाइन ऊपर दिखेगी, मतलब मिक्स दोनों लगभग इनका परफॉर्मेंस आसपास ही रहता है, चाहे आप 1 साल की बात कर लीजिए, 3 साल की बात कर लीजिए या फिर 5 साल की बात कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रहा है, हमें थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस करना होगा। जैसे एक्सपेंस रेशियो, जो सालाना आप फीस पे करेंगे अपने फंड को मैनेज कराने के लिए, वो आपको एचडीएफसी में ज़्यादा देना पड़ेगा। एचडीएफसी में एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.75 है, जबकि एडलवाइज में जस्ट इसका लगभग आधे के आसपास है। ठीक है, तो एडलवाइज आपको सालाना कम फी पे करना पड़ेगा। अगर इनके इंसेप्शन डेट की बात करें तो दोनों का जो इंसेप्शन डेट है वो सेम है, यानी एक ही साथ दोनों फंड लॉन्च हुए थे और दोनों फंड काफ़ी पुराने हैं, जिनको 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। वहीं पर फंड साइज की बात करें तो कहीं आगे निकल जाता है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, क्योंकि इनका जो फंड साइज है एडलवाइज का, इससे लगभग 10 गुना ज़्यादा इनके पास फंड है मैनेज करने के लिए, जबकि दोनों सेम डेट पर ही लॉन्च हुए थे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा गैप है जिससे आप समझ पाएंगे कि लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं पैसा डालने के लिए। एग्जिट लोड की अगर बात करें कि मतलब कि आप अपना पैसा निकालेंगे तो क्या उस पर कोई चार्ज लगेगा, तो एडलवाइज में अगर आप 90 दिन के अंदर अगर पैसा निकालते हैं तो टोटल जो भी आप अमाउंट निकालेंगे उसका 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यानी मान लीजिए आप 1 लाख निकाल रहे हैं, ठीक है, टोटल 1 लाख आपने निकाला तो उसका 1% यानी 1,000 रुपया आप पर पेनल्टी लग जाएगा अगर 90 दिन के पहले निकालते हैं, और अगर 90 दिन के बाद निकालते हैं तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। वहीं पर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तब आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर होल्डिंग पीरियड कम से कम 1 साल आपको रखना होगा अगर आप एग्जिट लोड से बचना चाहते हैं, और यहाँ पर कम से कम आपको 90 दिन रखना होगा अगर आप एग्जिट लोड से बचना चाहते हैं। चलिए कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की बात करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ऊपर वाला जो रो दिख रहा है ये एडलवाइज का है और नीचे वाला जो दिख रहा होगा वो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यह बताता है कि कोई भी फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। तो दोनों के बीच अगर आप कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एडलवाइज का ज़्यादा है, यानी कि एडलवाइज जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की तुलना में, क्योंकि एचडीएफसी का जो है वो थोड़ा सा कम है, आपको देखने में लग रहा होगा। ठीक है, तो नो डाउट एचडीएफसी जो है वो थोड़ा सा स्टेबल फंड है और एडलवाइज जो है वो थोड़ा सा वोलेटाइल फंड होगा। इसके साथ ही साथ जो बीटा है वो भी हमें इसी
की ओर इशारा करता है कि बीटा का वैल्यू जो है वो एडलवाइज का ज़्यादा है। यानी कि बीटा हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना वोलेटाइल है। तो दोनों का सेम ही बेंचमार्क से तुलना हो रहा है, और जब सेम बेंचमार्क से तुलना हो रहा है तो हम इसका भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जब इसका वैल्यू ज़्यादा है एडलवाइज का, इसका मतलब ये है कि एचडीएफसी से ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें इनके अल्फा की, तो एचडीएफसी जो है वो स्टेबल फंड होने के साथ साथ आपको अल्फा ज़्यादा जनरेट करके दे रहा है। देखिए 5.32 का अल्फा है पॉजिटिव में, जो कि काफ़ी डिसेंट है, और एडलवाइज का जो अल्फा है वो इससे कम है, 0.4% के आसपास है। तो स्टेबल फंड के साथ साथ अल्फा ज़्यादा जनरेट कर रहा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसके साथ ही साथ शार्प रेशियो की अगर हम लोग बात करें, शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि कोई भी फंड जो है वो, देखिए कोई भी फंड जो होता है उसमें इक्विटी के साथ साथ डेट का भी पोर्शन होता है, और डेट वाला जो पोर्शन होता है उस पर हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमारा पैसा ग्रो कर रहा होता है। तो मेनली जो हमारा रिस्क है वो इक्विटी वाले पोर्शन पर है। अब जब हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर अपना रिस्क ले रहे हैं तो दोनों फंड में, इसमें भी डेट का पोर्शन हो सकता है और इसमें भी, तो डेट वाले पोर्शन को हटाने के बाद से जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है यानी इक्विटी वाला, वो हमें कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है वो हमें शार्प रेशियो बताता है। यानी सीधे सा मतलब ये समझिए कि टोटल रिटर्न, ध्यान से देखिएगा, टोटल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, ये शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो टोटल रिटर्न, मान लीजिए कि ये फंड जो है टोटल रिटर्न हमें किसी फाइनेंशियल ईयर में 15% का बना करके दे रहा है, और रिस्क फ्री रिटर्न मान लीजिए कि हमें ये 5% का बना करके दे रहा है। रिस्क फ्री रिटर्न में आपका डेट वाला आएगा, और टोटल रिटर्न में आपका डेट और इक्विटी दोनों को जोड़ करके आएगा कंबाइंड। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पर जो हमें वैल्यू ये दिख रही है, तो इससे मान लीजिए हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद से वही उसका शार्प रेशियो होता है। और शार्प रेशियो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर रिस्क ले रहा है तो रिस्क फ्री, यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिस पर रिस्क नहीं है, उसको हटाने के बाद से रिस्की वाले इक्विटी को अडॉप्ट करने के बावजूद भी आपको कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। तो इसके मामले में भी एचडीएफसी आगे निकल जाता है, इनका शार्प रेशियो ज़्यादा है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि एचडीएफसी एक तो स्टेबल फंड है, अल्फा आपको ज़्यादा जनरेट करके दे रहा है, इसके साथ ही साथ रिस्क फ्री जो रिटर्न है उसको हटाने के बाद से जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है उस पर भी आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इन दोनों फंड का निफ्टी मिड कैप 150 जो बेंचमार्क है उससे कंपेयर करें, तो पिछले एक साल का जो परफॉर्मेंस है एडलवाइज का वो लगभग 60% के आसपास है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का लगभग 46% के आसपास है, और बेंचमार्क जो है वो आप देख पा रहे होंगे, यानी दोनों फंड जो है वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। वहीं पर 3 साल का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो 3 साल में एडलवाइज का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 26.5% के आसपास है, और जो एचडीएफसी का है वो लगभग 28.5% के आसपास है, और दोनों बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। रिटर्न में आप देखिए बहुत बड़ा गैप नहीं है। इसके बाद से जब हम लोग 5 साल की बात करते हैं तो एडलवाइज का परफॉर्मेंस 31.5% है, और एचडीएफसी का परफॉर्मेंस 29.5% है। 2% का यहाँ पर गैप है, और दोनों अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 10 साल के परफॉर्मेंस की, तो 10 साल के परफॉर्मेंस में एचडीएफसी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डाउन आ रहा है। और सिंस इंसेप्शन की बात करते हैं तो सिंस इंसेप्शन में भी जो एडलवाइज है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, और दोनों बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ तक रिटर्न की बात है तो किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1 से 2% का रिटर्न का गैप देखने को मिल रहा है, और एडलवाइज हर एक टाइम फ्रेम में जो एचडीएफसी से है उससे थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिख रहा है। अभी तक जो हमने रिटर्न देखा वो रिटर्न था आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में 2 फंड को हम कंपेयर कर रहे थे। लेकिन कोई भी फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो रोलिंग रिटर्न जो होता है वो हमें एग्जैक्टली बताता है फंड के परफॉर्मेंस के बारे में। रोलिंग रिटर्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 10 साल का टाइम फ्रेम है, 10 ईयर का टाइम फ्रेम है, तो मैं हर एक टाइम फ्रेम को छोटे छोटे फ्रेम में बांट दूंगा। और अब यहाँ से जैसे अभी आज हम लोग देख रहे हैं कि आज से 10 साल पहले दोनों के फंड का परफॉर्मेंस कैसा था। अब आज से 3 महीने पहले अगर हम लोग देखें कि दोनों फंड में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उससे 3 महीने पहले 10 साल का, अगर पीछे के 10 साल का रिकॉर्ड देखें कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उससे 3 महीने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा था। यानी हर एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग परफॉर्मेंस की जांच करें तो इससे हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कौन सा फंड मार्केट करेक्शन में या फिर मार्केट में गिरावट, या फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है जब हैवी करेक्शन देखने को मिलता है जैसे कोरोना जैसी स्थिति, तब कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इससे हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एडलवाइज और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको डेटा दिखाऊँ
आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर 2017 से लेकर के 2024 तक का डेटा लिया है, यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिए 7 साल का डेटा। ठीक है, इन 7 साल में जो एवरेज रिटर्न रहा है एडलवाइज का वो रहा है 18.45 का, और एचडीएफसी का जो रहा है वो 18.78 का रहा है। तो यहाँ पर आपको एचडीएफसी थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इन टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में जो मैक्सिमम रिटर्न गया है एडलवाइज का वो गया है 25.6। ठीक है, और वहीं पर जो इनका रिटर्न गया है वो 26.2 गया है, और मिनिमम की बात करें तो ये इनका इतना इतना गया है। अब आप देखिए जो इनका एवरेज रिटर्न है, 18% के आसपास, 18% के आसपास अपने एवरेज रिटर्न के आसपास सबसे ज़्यादा जो है वो एचडीएफसी रिलाई कर रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि एचडीएफसी का परफॉर्मेंस स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये अपने जो एवरेज परफॉर्मेंस है उसी के आसपास ज़्यादा ये रिटर्न दे रहा है, जबकि आप देखेंगे 20 या 30% के आसपास जो है वो एडलवाइज ज़्यादा मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंड वोलेटाइल ज़्यादा है, मतलब कि जब मार्केट ऊपर उठता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर उठेगा, और जब मार्केट नीचे गिरेगा तो बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब अगर मैं कुछ रोलिंग रिटर्न की बात करूं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डेटा को क्वार्टरली सेलेक्ट किया है, यानी हर एक 3 महीने में हमें ये बताएगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अब मैं मार्च 2022, इससे पहले थोड़ा सा लेटेस्ट का डेटा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए लेटेस्ट का डेटा हम लोग लेकर के चलते हैं और देखते हैं अब से इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 20 सितंबर 2024 का अगर मैं दोनों के परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों परफॉर्मेंस में आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जो एडलवाइज का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकल करके आ रहा है, लेकिन 3 साल के टाइम फ्रेम में जो एचडीएफसी का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी का 3 साल के परफॉर्मेंस जो एडलवाइज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब अगर जून 2024 में अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1 साल के टाइम फ्रेम में एडलवाइज का ज़्यादा है, 3 साल के टाइम फ्रेम में एचडीएफसी का ज़्यादा है, 5 साल के टाइम फ्रेम में एडलवाइज का, और 7 साल में भी एडलवाइज का, और 10 साल में भी एडलवाइज का। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें मार्च 2024 की तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एचडीएफसी का परफॉर्मेंस 1 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से ज़्यादा है, वहीं पर 3 साल के परफॉर्मेंस में भी एचडीएफसी आगे निकल जाता है, वहीं पर 5 साल में एडलवाइज आगे है, 7 साल में अगर आप देखेंगे तो एडलवाइज आगे है, और सिंस 10 साल का देखेंगे तो एडलवाइज आगे है। वहीं पर दिसंबर 2023 की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एचडीएफसी 1 साल के परफॉर्मेंस में आगे है, 3 साल के परफॉर्मेंस में भी एचडीएफसी आगे है, इसके अलावा 5 साल के परफॉर्मेंस में एडलवाइज आगे है, इसके अलावा 7 साल के परफॉर्मेंस में एडलवाइज आगे है, और 10 साल के परफॉर्मेंस में एडलवाइज आगे है। इसके बाद से अगर थोड़ा सा और पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पर मैं अगर सितंबर 2030 की बात करूँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एचडीएफसी 1 साल के परफॉर्मेंस में आगे है, 3 साल में भी आगे है, 5 साल में भी आगे है, इसके अलावा 7 साल में भी आगे है, और 10 साल में भी आगे है। तो आज जो एडलवाइज का परफॉर्मेंस आपको हाई दिख रहा है, अगर आप सितंबर 2030 में देखते तो एचडीएफसी का परफॉर्मेंस आपको हाई दिखता एडलवाइज की तुलना में। अगर थोड़ा सा और पहले चलते हैं, जून 2023 की बात करें तो एडलवाइज के परफॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा है एचडीएफसी का, इसके बाद से 3 साल के टाइम फ्रेम में भी ज़्यादा है, इसके बाद से 5 साल में भी ज़्यादा है, इसके साथ ही साथ अगर हम लोग 7 साल की बात करें तो दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है, और अगर हम लोग बात करें 10 साल में तो एडलवाइज का थोड़ा सा ज़्यादा है 0.02% का। ठीक है, इसके बाद से मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एचडीएफसी कहीं आगे है परफॉर्मेंस में। ठीक है, अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एचडीएफसी का परफॉर्मेंस आ गया है, यहाँ पर 7 साल में एडलवाइज का आगे है, और 10 साल में एडलवाइज का आगे है। अब हम डायरेक्टली उस सिचुएशन पर चलते हैं जब मार्केट में हैवी करेक्शन देखने को मिला था, यानी कोरोना पीरियड में। तो कोरोना पीरियड में अगर मैं 2022 में आपको लेकर के चलूँ, उससे कोरोना के थोड़े से बाद की बात है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एडलवाइज पिछले 1 साल में जो इनका रिकॉर्ड था, ये दिसंबर 2022 का डाटा है, वो 3% का रिटर्न दे रहा था, वहीं पर एचडीएफसी जो है वो लगभग 13.5% का रिटर्न दे रहा था। इसके साथ ही साथ सितंबर 2022 में चलें तो एडलवाइज 1 साल में 5% का रिटर्न दे रहा था, और ये 7% का रिटर्न दे रहा था। इसके साथ ही साथ थोड़ा और पहले चलें जून 2022 में तो आप देख पा रहे होंगे ये नेगेटिव में रिटर्न दे रहा था 1 साल में, और एचडीएफसी आपको पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा था। अब थोड़ा सा और पहले चलते हैं। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, देखिए जून 2020 और मार्च 2020 यानी कोरोना पीरियड की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो ये एडलवाइज था वो कम गिरा था, और इसकी तुलना में एचडीएफसी ज़्यादा गिरा था। वहीं पर 3 साल का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो एचडीएफसी ज़्यादा गिरा था, वहीं पर 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एचडीएफसी आगे था एडलवाइज से, और 7 साल में एडलवाइज आगे था, और फिर अगर हम लोग बात करें 10 साल में तो एचडीएफसी आगे था। इसी प्रकार से मार्च 2020 की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी का परफॉर्मेंस ज़्यादा डाउन था, और 3 साल में भी देखेंगे तो एचडीएफसी का परफॉर्मेंस ज़्यादा डाउन था, लेकिन 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, और 7 साल में
यहाँ पर एडलवाइज का अच्छा है और 10 साल में एचडीएफसी का अच्छा है। तो अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो एचडीएफसी और एडलवाइज है दोनों का मिक्स रूप देखने को मिल रहा है। किसी टाइम फ्रेम में एचडीएफसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, किसी टाइम फ्रेम में एडलवाइज का परफॉर्मेंस अच्छा है, और रिटर्न के मामले में दोनों लगभग आस ही पास भटक रहे हैं। 1 से 2% का ही अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट दोनों बेहतरीन फंड है। अब अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इन दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? इसके लिए हमें पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना होगा। पहला फंड मैंने सेलेक्ट किया एडलवाइज मिड कैप और दूसरा एचडीएफसी मिड कैप। दोनों के बीच अगर मैं ओवरलैप देखता हूं तो 26% का यहां पर ओवरलैपिंग है। इससे आप समझ पाएंगे कि दोनों फंड में 26% स्टॉक जो है वो कॉमन है। देखिए मोटा मोटी हम लोग ये मानते हैं कि अगर आपका 25% से नीचे है ओवरलैपिंग तो अलाउड है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब इससे ऊपर जाता है तो आपको बचना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपका लगभग 26% स्टॉक कॉमन है। यानी आप ये सोच रहे हैं कि दोनों फंड में डाल करके मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। लगभग 26% स्टॉक कॉमन है, तो 26% स्टॉक में आपका दोनों में डालेंगे तो पैसा एक ही स्टॉक में जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से हमें बच करके रहना चाहिए। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि दोनों में से एक फंड चुनना रहे तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए कौन सा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है? तो देखिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल क्लोज है, एक दूसरे के आसपास है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलर एचडीएफसी की बात कर लीजिए या फिर एडलवाइज मिड कैप की बात कर लीजिए, दोनों का जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा नहीं कि फिक्स है। आज से 10 साल बाद भी ऐसा नहीं है कि उसमें सेम स्टॉक्स मिलेगा। हर एक साल या फिर हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो फंड मैनेजर है या फिर जब भी उसे महसूस होता है वो अपने फंड को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से कभी अल्फा इसका ज़्यादा हो सकता है, कभी अल्फा उसका ज़्यादा हो सकता है। कहने का मतलब कि जो स्टॉक उन्होंने पिक किया अगर वो मोमेंटम में आ गया तो जाहिर सी बात है उनका अल्फा ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा शार्प रेशियो शॉर्टिनर रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन ये ऐसी चीज़ है कि हर एक क्वार्टर में फ्लक्चुएट करती रहती है। क्वार्टर तो छोड़िए, हर एक महीने में अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो वो चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहती हैं। लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें 10 साल सिंस इंसेप्शन इनके रिटर्न की बात, तो सिंस इंसेप्शन में एडलवाइज का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा निकल करके आ रहा है एचडीएफसी की तुलना में, और किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा निकल करके आ रहा है। हालांकि अभी का जो डेटा है स्टैंडर्ड डिविएशन और ये सारी चीज़ों को लेकर के, तो ये हमें बताता है कि एचडीएफसी जो फंड है वो एडलवाइज की तुलना में थोड़ा सा कम वोलेटाइल है और अल्फा ज़्यादा जनरेट करके दे रहा है। तो दोनों फंड बेहतरीन फंड है, दोनों ही फंड बेहतरीन फंड है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस में प्रेफर करते हैं। मैं मोटा मोटी एक बार सबको समराइज कर देता हूँ। एचडीएफसी का जो फंड साइज है वो एचडीएफसी मिड कैप कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं मिड कैप कैटेगरी में उसमें सबसे ज़्यादा है एचडीएफसी का। इससे आपको पता चलेगा कि लोग ज़्यादा प्रेफर एचडीएफसी को करते हैं। इसके अलावा एडलवाइज के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो एक्सपेंस रेशो है वो लगभग आधा है जो एचडीएफसी का है उससे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि एडलवाइज में आपका जो एग्जिट लोड है वो 90 दिन का ही केवल रखा गया। अगर उससे पहले निकालते हैं तो 1% देना पड़ेगा, और एचडीएफसी में अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो 1% देना पड़ेगा। हालांकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में एंट्री लेते हैं तो कम से कम 10 साल 12 साल का आपका इससे ऊपर ही आपका एक तरीके से टाइम होराइजन होता है। तो एग्जिट लोड को लेकर के आपका बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। मेन आपका कंसर्न क्या होना चाहिए इन सभी चीज़ों में कंपेयर करने के लिए कि हमारा लॉन्ग टर्म में कौन ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है, और लॉन्ग टर्म में रिटर्न के मामले में एडलवाइज थोड़ा सा आगे निकल जाता है एचडीएफसी से। साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि एडलवाइज जो है वो एक्सपेंस रेशो भी कम है। लेकिन अगर आप एक ऐसे फंड की तलाश में हैं जो कि अभी के डेटा के हिसाब से ज़्यादा स्टेबल है तो आपके लिए एचडीएफसी फंड हो सकता है, और इनका फंड साइज भी बड़ा है। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।